बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इन सबसे पहले जो एक बड़ी खबर है और एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मुश्किल पैदा कर देगी, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की जो काबीना है, उस काबीना ने एक बहुत बड़ी एक्टिविटी की है। एक्शन इन एड सिविल पार्क का खात्मा कर दिया और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि यही एक कानून था जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फौज कार्रवाई करती थी। यानी इस कानून के तहत ही वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते थे। जब ये कानून ख़त्म हो गया तो अब वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल जब करेंगे तो वो किसी कानून के तहत नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इसे पहले ही इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया था। चंद दिन पहले इसके ऊपर एक करारदाद पास हुई थी। चंद दिन तो नहीं हो गए, चंद माह हो गए। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से इसके खिलाफ एक करारदाद मंजूर हुई थी, लेकिन गंडापुर साहब शदीद दबाव के बावजूद इस कानून को ख़त्म नहीं कर पाए। लेकिन अभी इसको अनाउंस किया है शफीउल्लाह जान साहब ने, जो मावने खसूसी हैं सुहेल आफरीदी के। ये आए हैं जी बैरिस्टर सैफ की जगह पे, जो अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद थे। बैरिस्टर सैफ वही शख्सियत है जो जेल में जाकर बार बार इमरान खान साहब से मिल लेते थे। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बैरिस्टर सैफ की जगह ये आए, बिल्कुल डिफरेंट आदमी है और सुहेल आफरीदी की एक ऐसी चॉइस है जिन्होंने बहुत खुलकर बात की है। और ये क्योंकि नौजवान है, आईएसएफ से इन लोगों का ताल्लुक है, तो ये पॉलिटिक्स भी बड़ी खुलकर कर रहे हैं और किसी जगह पे बैक फुट पे जाते हुए दिखाई नहीं देते। तो मीडिया के महाज के ऊपर मैंने देखा कि शफीउल्लाह जान एक बड़ी एनर्जेटिक आवाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो देखिए पोटेंशियल कितना होता है नौजवानों में। अगर नौजवानों पर भरोसा किया जाए तो उनमें बहुत पोटेंशियल होता है। वो बहुत बड़ी उम्र के लोगों से ज्यादा ना सिर्फ एनर्जेटिक है बल्कि ज्यादा काम भी कर सकते हैं। बहरहाल इन्होंने अनाउंस किया कि एक्शन इन एड सिविल पार्क का खात्मा हो गया। अब ये खात्मा होने के बाद फौज किस हैसियत में खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करेगी, ये अब आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर नजर रखेंगे। सुहेल आफरीदी एक के बाद एक प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम्स करने से उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। यानी अगर हम देखें कि पहले प्रोग्राम से दूसरा, तीसरा, चौथा और अब जो सुहेल आफरीदी ने प्रोग्राम किया, ये आईएसएफ के पास गए। ये उनका बुनियादी तौर पे उनका मोर्चा है। यानी जब मुश्किल तरीन वक्त आता है, कभी हालात कंट्रोल करने होते हैं, तो आदमी अपने मोर्चे की तरफ जाता है। तो सुहेल आफरीदी का जो मोर्चा है वो आईएसएफ है, क्योंकि आईएसएफ से उनकी बुनियाद बनती है। वो आईएसएफ से आगे बढ़ते हुए यहां पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने। तो आईएसएफ का एक बहुत बड़े इज्तिमा से उन्होंने खिताब किया। बड़ी तादाद में वहां पे स्टूडेंट्स मौजूद थे, नौजवान मौजूद थे। तो बातें तो उन्होंने बहुत सारी की, अशार भी सुनाए, बड़ी जज्बाती उनकी तकरीर थी। लेकिन मुझे जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी वो ये है कि लोगों का मूड क्या है, खासतौर पर नौजवानों का मूड क्या है इस आईनी तरमीम के बाद। सुहेल आफरीदी ने लोगों से पूछा कि जमहूरियत और आइन सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो नौजवानों ने वहां पे लगातार नारे लगाए, डी चौक, डी चौक, डी चौक। नौजवान दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहते हैं। आपको पूरे पाकिस्तान से यह आवाज आती है। कत्लेआम के बाद लोग डर जाते हैं, लेकिन इस रियासत ने बार बार कत्लेआम किया, 4 कत्लेआम ये अब तक कर चुके हैं। इसके बावजूद नौजवान कहते हैं हम डी चौक जाएंगे और इमरान खान की आजादी के लिए अब उन्हें कोई तहरीक ही चलानी पड़ेगी। देखिए, आज से पहले अगर आइन से, कानून से, निजाम से किसी किस्म की कोई थोड़ी बहुत उम्मीद मौजूद थी तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत हद तक वो खत्म हो गई थी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब अगर कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस निज़ाम से उम्मीद लगाएगा इमरान खान साहब के बाहर आने के या चीज़ों के ठीक होने के, अब 2 रास्ते हैं। या तो कोई दबाव बढ़ जाए और उसके बाद कोई मफाहमत हो जाए, और दूसरा रास्ता यह है कि अवामी ताकत, शदीद तरीन दबाव और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अवाम का डंडा, निज़ाम के खिलाफ अवामी बगावत। अगर ये काम हो जाता है तो फिर तो बिल्कुल ही सिलसिला चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल में इसके अलावा हल अब कोई बचा नहीं है। जो कुछ इन्होंने आइन के साथ कर छोड़ा है उसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं है। जो अदलिया के साथ कर छोड़ा है, ये वकला के अंदर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। जो जजेस इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो घर जाके बैठ जाएंगे और घर बैठ के वो कहेंगे जी हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा नहीं होगा। ये जो सुहेल आफरीदी हैं, ये भी एक तहरीक को चलाएंगे। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खत्म करेंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट ये कर सकती है।
तो इन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इसके बाद आग लगेगी एहतजाज की। एक ही सूबा है जहां पे लोगों ने अपना मैंडेट बचाया हुआ है, वहां आप ये कर नहीं सकते। सुहेल अफरीदी कन्वेंशन के बाद, स्टूडेंट्स से मिलने के बाद फौरी तौर पे पहुंचे जो ड्रोन हमले के अंदर जो लोग निशाना बने, वहां वो जख्मियों से मिले, उनके साथ उन्होंने बातचीत की। ये एक जेस्चर है कि वो लोगों के साथ खड़े, और जो ड्रोन हमलों की तरह ज्यादतियां हो रही हैं वो उनके खिलाफ है, और वो नहीं चाहते कि आम शहरियों के ऊपर ड्रोन हमले किए जाएं। तो आइन से तो अब कोई उम्मीद नहीं है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आवाजें उठ रही हैं। मिसाल के तौर पे ये ICJ, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, एक कमीशन है जस्टिस का, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जो 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान में पास की गई है, उसके हवाले से खबर यह है कि बैनुल अक़वामी कमीशन बराए माहिरीन कानून, इन्होंने जुमेरात को एक बयान जारी करते हुए 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की शदीद तरीन मजम्मत की और इसे अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी पर खुला हमला करार दिया। ये बैनुल अक़वामी सतह पर अब रद्द-ए-अमल आ रहा है। गुज़िश्ता साल भी ICJ ने 26वीं आईनी तरमीम के नाफिज होने को अदलिया की आज़ादी के लिए एक धचका करार दिया था। अब पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं और हम भी आवाज़ उठा रहे हैं। हर जगह जहां मैं जाता हूं ओवरसीज पाकिस्तानी इस पे आवाज़ उठाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वाकई बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये कौन सा तजर्बा है जो ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं? याद रखिएगा, ये वाहिद आर्मी चीफ नहीं है, वाहिद फील्ड मार्शल नहीं है जिसको इस्तिस्ना मिल गया है। ये सिलसिला अब चलता रहेगा। ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब तक महदूद नहीं रहेगा। जो भी आर्मी चीफ आएगा वो आर्मी चीफ आने के बाद कुछ छोटी मोटी लड़ाई करेगा, फील्ड मार्शल बनेगा और ताहयात इस्तिस्ना और ताहयात मुरात लेकर बैठ जाएगा। फिर आपको जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। सारे इख्तियारात फौज के उसके पास आ जाएंगे। वो मुल्क के स्याह और सफेद का मालिक बन जाएगा। जो दिल करेगा वो करेगा। वो ये पाकिस्तान के साथ घिनौना खेल खेल दिया गया है। ये मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यही पीपल्स पार्टी और PMLN इस टूके को चाटेंगे। ये देखिएगा, याद रखिएगा आप मेरी बात, ये लिख ले आप किसी कागज पे। ये पीपल्स पार्टी और PMLN एक दिन रोएंगे और ये तरमीम वापस लेंगे। ये इन्हें लेनी पड़ेगी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक दिन ये तरमीम वापस लेंगी और इस वक्त को सारे लोग कोस रहे होंगे कि ये हमसे क्या हो गया। वजह यह है कि फर्दे वाहिद को, जब एक बावर्दी शख्स को आप इतनी ज्यादा ताकत दे देंगे, उसको इतने ज्यादा इख्तियारात दे देंगे, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जो एब्सोल्यूट पावर होती है ना, वो करप्ट करती है और वो इंसान के दिमाग को पागल कर देती है और उसके बाद वो आदमी कुछ भी कर सकता है। इमरान खान साहब तो पहले ही ज़हनी मरीज कहते हैं आसिम मुनीर साहब को। ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा और आने वाले दिनों में भी बढ़ेगा। तो हर चीज पे कब्जा हो जाए फर्दे वाहिद का, उससे बेहतर है तरमीम वापस की जाए और ये करनी पड़ेगी। उलमा इकराम ने मुझे जो राय भेजी, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, जो उसका लुब्बे लुबाब है। उन्होंने मुझे कुरान पाक की आयात भेजी अहादीस के जरिए से, उन्होंने मुझे सहाबा इकराम ने जो बात की उसके जरिए से उन्होंने साबित किया। मुझे बहुत सारी चीजें भेजी गई हैं कि ये इस्तिस्ना हो ही नहीं सकता। मैं सिंप्लीफाई आपके सामने करता हूं कि सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, किसी को इस्तिस्ना मिलना इस्लामी शरीयत के मुताबिक जायज नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता। यह गैर इस्लामी अमल है। खुलफाए राशिदीन और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भी इस्तिस्ना नहीं दिया गया। दोनों जहानों के आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस्तिस्ना नहीं है। इसके बारे में आयात बाकायदा उन्होंने मुझे भिजवाई। मैंने वो पढ़ के उनका तर्जुमा पढ़ा और बाकी लिखा हुआ है इसके अंदर। मैं खुद कोई आलिम दीन नहीं हूं, लेकिन उलमा इकराम ने मेरी रहनुमाई की है। ताहिर अशरफी जैसा बंदा कहता है कि इस्तिस्ना और एक्सटेंशन इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये ताहिर अशरफी जो दिन रात आर्मी चीफ को उठाकर रखते हैं, उठाकर, और दिन रात वो गेम उठाकर रखते हैं आर्मी चीफ की, वो ताहिर अशरफी भी कहने पर मजबूर है कि ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इतनी घटिया चीज है इस्तिस्ना और एक्सटेंशन। बहरहाल इसमें अल्लाह ने अपने कवानीन और उसूलों से अंबिया अलैहिस्सलाम को भी इस्तिस्ना नहीं दिया। इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात बाकायदा उलमा इकराम ने मुझे बताए। अशरा मुबशरा, ये हमारे सहाबा इकराम वो हैं, 10 सहाबा इकराम जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बिशारत फरमाई कि ये जन्नत में जाएंगे। अब इन्होंने जन्नत में जाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इनके लिए क्लैरिटी है, लेकिन उन्हें भी इस्तिस्ना नहीं है। वो अपनी जिंदगी में अपने आप को अकाउंटेबल समझते थे। अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन सब अपने आप को अकाउंटेबल समझते थे।
लेकिन यहां पे जो हमारे फील्ड मार्शल हैं वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते। ये गैर इस्लामी है। मौलवी इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं इसके ऊपर बात करते? मैं हैरान हो रहा हूं। उन्हें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। हर चीज में उनका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, यहां उनका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ रहा। जावेद हाशमी साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आसिम मुनीर साहब, आपने डर कर इस्तिस्ना ले ली है क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान वापस आ गया तो क्या होगा। इस तरमीम ने अदलिया पर वार से भी ज्यादा अस्करी पार्टियों यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग को मार दिया है और दूसरी जानिब जमहूरियत की जंग लड़ने वालों को मजीद ताकत दे दी है। अभी तक जो लोग ये समझते थे ना कि ये निजाम कभी ना कभी चल पड़ेगा, चलो कोई ना कोई पाकिस्तान का बन जाएगा, या जिन लोगों को थोड़ी बहुत अदालत से, सिस्टम से उम्मीद थी कि चलो चलने देते हैं, ठीक हो जाएगा, केस तो लगा हुआ ना इमरान खान का, कभी तो बाहर आएगा। अब उन सबको पता चल गया कि अब नहीं बाहर आएगा। उन सबको आइडिया है कि जब तक आसिम मुनीर साहब ये ताकत एंजॉय कर रहे हैं, ये इमरान खान का सामना नहीं करेंगे। लिहाजा इमरान खान को बाहर निकालने के लिए इन सबका बाजू मरोड़ना पड़ेगा और अब सबको इसके अंदर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। देखिए, इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफिन है ना, बदतरीन, वो इतनी बात तो मानते हैं तनकीद करने के बावजूद कि 90% इमरान खान साहब मकबूल हैं। 90% वो ये सब मानते हैं। मैं 70-80% कहता था, लेकिन बदतरीन मुखालिफिन जब 90% कह रहे हैं तो फिर मेरी क्या जरूरत है। लेकिन जो ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं और जिस तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, उसके बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत को ये 95-99% तक पहुंचा देंगे। आपको ढूंढ ढूंढ के, बैटरियां मार मार के, चिराग लेके आप ढूंढेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल से इमरान खान का मुखालिफ मिला करेगा। ये मुझे बाहर नहीं मिलता ना, बहुत मुश्किल से मिलते हैं लोग। मैं 100-150 बंदे को मिलता हूं तो 1-2 बंदे मुझे मिलते हैं जो इमरान खान साहब के मुखालिफ होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो मुखालिफ होता है ना, बदतरीन मुखालिफ होता है। इमरान खान से या तो लोग इस वक्त शदीद प्यार कर सकते हैं या शदीद नफरत कर सकते हैं। कोई आदमी अपने आप को बीच में न्यूट्रल नहीं रख सकता, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी थॉट के जरिए से, अपनी सोच के जरिए से इतनी क्लैरिटी पैदा की है, इतनी क्लैरिटी पैदा की है कि आज लोग दो राय रख ही नहीं सकते। या तो कोई बदतरीन बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला होगा, बहुत थोड़ी तादाद है आजकल, या लोग इमरान खान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और मैंने ज्यादा लोगों को देखा कि वो बहुत प्यार करते हैं इमरान खान साहब से। हर जगह जहां मैं जाता हूं, मुझे आज नेपाल के कुछ लोग मिले, मुझे इंडिया के कुछ लोग मिले, मुझे कुछ और मुल्कों के लोग मिले, तुर्की मुझे मिलते हैं, तुर्क बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं, मुझे कुर्द लोग मिलते हैं, आजरबाईजान के लोग मिलते हैं, सेंट्रल एशिया के लोग मिलते हैं, श्रीलंकन मिलते हैं, बांग्लादेशी मिलते हैं। वो सारे एक ही बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में हमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी इमरान खान में है। वो इतना बड़ा लीडर है, आपने उसको जेल में क्यों रखा हुआ है? अब हम उन्हें क्या बताएं कि किसने जेल में रखा हुआ है? जिनका दिमाग ही नहीं काम करता, मोटी खोपड़ी, उन्होंने पकड़ के इमरान खान को जेल में डाल दिया, क्योंकि इमरान खान का वैसे मुकाबला कर नहीं सकते, आसाब की लड़ाई लड़ नहीं सकते, इल्म की लड़ाई लड़ नहीं सकते, मैदान के अंदर मुकाबला कर नहीं सकते, अवामी बयानिए के अंदर या नैरेटिव के ऊपर वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आसान तरीका पकड़ो, अंदर डालो। और अब बदले पे बदला ले रहे। शहजाद अकबर साहब का देखें ना, उनको पासपोर्ट ही नहीं दे रही हुकूमत, कितनी बड़ी ज्यादती है। पहले उनके भाई को पकड़ा, शहजाद अकबर साहब के, उनके भाई को पकड़ के डाल दिया, जबरी तौर पे लापता कर दिया। वो जहां पे मुझे रखा हुआ था ना जबरी तौर पे लापता, मुझे वहां पता चला था कि वहां शहजाद अकबर के भाई को भी कुछ देर के लिए लाया गया था, उसे जबरी तौर पे लापता कर दिया। पहले उसके भाई को इतनी अजियत और तकलीफ दी, फिर उसे कहते रहे आके इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ तो हम आपको जो है बख्श देते हैं। अब उन्होंने इनकार किया, शहजाद अकबर ने बेवफाई करने से इनकार कर दिया, अपने भाई की तकलीफ बर्दाश्त कर ली, फैमिली की तकलीफ बर्दाश्त कर ली, लेकिन इनकार कर दिया। उसके बाद शहजाद अकबर के ऊपर बरतानिया के अंदर अटैक किया गया, एसिड फेंका गया उनके ऊपर। वो तो शुक्र है उन्होंने आंखों में ऐनक पहनी हुई थी, उनकी आंखें बच गई। और उसके बाद से लेकर अब तक बार बार बरतानवी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो उनकी आगे कभी गाड़ी चेक करते हैं, कभी घर चेक करते हैं, कभी उन्हें देखते हैं, और बार बार उन पर दबाव डाला जाता है कि आप बरतानिया में असाइलम ले लें। अब वो लोग भी जरा डूब के फौत हो जाएं जो ये कहते थे कि ये सारे असाइलम ले रहे हैं बरतानिया में। शहजाद अकबर साहब ने तो असाइलम नहीं लिया। शहजाद अकबर साहब के पीछे तो ये भागते थे सारे एजेंसियों वाले जो बरतानिया के, और उनकी पुलिस, उनका इंतजामिया आकर कहती थी जी आप असाइलम क्यों नहीं लेते, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, मैं असाइलम नहीं लूंगा, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अब उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो जाकर अप्लाई करते हैं, वो पासपोर्ट ही नहीं दे रही गवर्नमेंट। वो बार बार जाते हैं, मैंने ट्रैवल करना है, मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट मुझे आप दे दें,
मेरा पासपोर्ट, तो गवर्नमेंट उन्हें पासपोर्ट नहीं दे रही। ये इस लेवल तक गिर गए हैं, इस लेवल तक ये लोग नीचे चले गए। नाज़रीन, अदलिया की हालत ये कर दी गई है कि फैसल वाडा जैसे बंदे अदलिया को धमकियां लगा रहे हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये धमकियां आपके खाते में पड़ रही हैं। ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, ये जरा 2-4 जुमले मैं आपको बता भी देता हूं कि किस नौयत की धमकियां लगाई जा रही हैं कि हम किसी को उठाकर कहीं ट्रांसफर करें, ये हमारी मर्जी होगी, ये इब्तदाए इश्क है, आगे देखें होता है क्या क्या। अभी इन्हें सींग से पकड़ना है, कानूनी तौर पर इन्हें भगा भगा कर पागल करना है। अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, बड़ी बड़ी बातें जिसकी चाय पतलून उतार दी, हम बताएंगे, हम फैसला करेंगे। मैं तो 10 साल की प्लानिंग करके बैठा हुआ था। इन्हें वो शरबत पिलाने जा रहा हूं कि इन्हें दिन नजर आएगा ना रात नजर आएगी। अंदाजा करें आप, ये एक जबान है एक सेनेटर की, ये सेनेटर की जबान नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की जबान है। एस्टेब्लिशमेंट याद रखे, ये सारा कुछ आपके खाते में पड़ेगा। ये आप करवा रहे हैं जजेस की तौहीन, और ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं। इससे पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अख्तर बिन उल्लाह साहब, जिनके बारे में अब ये सारे नून लीगी और ये इधर उधर से उछल के कह रहे हैं कि ये ठीक आदमी नहीं है, जरा इनके बारे में ये आप मरियम औरंगजेब और राणा सनाउल्लाह साहब के माजी के जो स्टेटमेंट है, जरा वो तो आप सुने, आपको पता चल जाएगा। ये राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट जरा आप सुने कि राणा सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे थे कुछ अर्सा पहले इन्हीं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में। सैयद मंसूर अली शाह साहब जो जज हैं, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट और बड़े हार्ड वर्किंग और बड़े यानी जो है वो एक यानी ऐसे अंदाज में काम करने वाले कि जिसको आप कहें कि वो नए ख्यालात और नए एक्सपीरियंसेस करने वाले आदमी हैं। जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उस वक्त भी उन्होंने बड़ी रिफॉर्म्स जो है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई थी। अगर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बनते तो वो अपने इन रिफॉर्मेशन एजेंडा के ऊपर ज्यादा बेहतर अंदाज से काम कर सकते थे। देखें जी, आपने सुना राणा सनाउल्लाह साहब कितनी तारीफें कर रहे हैं। आप जरा मरियम औरंगजेब साहब के मुंह से भी आप तारीफें सुन लें इन्हीं दोनों जजेस के बारे में, जिनके ऊपर अब ये सारे हमलावर हैं अपने टाउटों समेत। ये सुने आप। और जो 4 अक्सरियत जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याहिया खान अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, चारों ने अब फैसला दे दिया है। और आज अतर मिनल्ला साहब ने जो फैसला दिया है उसमें ना सिर्फ अदालती कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है, बल्कि कैटेगोरिकली ये कहा है कि ना वो इस बेंच से अलग हुए थे, ना उन्होंने रिक्यूज किया था और ना उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया था। और उन्होंने अपने तीनों ब्रदर जजेस जो हैं जिन्होंने फैसले दिए हैं। आगे भी और चीजें देखें कैसी ये तारीफें किया करते थे। इन्हें जज पता किस तरह का चाहिए होता है, मैं आपको दिखाता हूं इन्हें किस तरह का जज चाहिए होता है। ये जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ की एक डिस्कशन है। पुराने दौर में जब शहबाज शरीफ वजीर आला हुआ करते थे यहां पंजाब में, और जस्टिस कयूम एक जज हुआ करते थे, जरा एक जज की और वजीर आला की आपस में गुफ्तगू सुने। इन्हें इस तरह के जज पसंद है, सुनिए। बात करेंगे। बड़ी मेहरबानी, तुझे सुनाओ बस थोड़ी गाँव से थोड़ा गाँव तो राजी गाँव ने बात सर थोड़े बस तुझे पाई हो वो एक तरह गुजारिश की थी सर, वो मैं खत्म करता है। बड़ी मेहरबानी। हाँ, दूसरा 24 का मामला है। अच्छा, मैनू उन्होंने क्या जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी करके उधर ध्यान करना चाहिए। क्या चाह रही सर मैंने? अच्छा, उन्होंने की होया जी वो थोड़ा कोई अपना केस ही कर बोला ना है जी। हाँ जी, सर्वर का ख्याल करना चलो जी, कोई बस करता ही मियां साहब ने क्या कल खत्म होगा। देखें जी, नवाज शरीफ साहब का हुक्म पहुंचाया कि चौधरी सरवर नाम का MNA है, उसकी नाअहली का केस है आपके पास जज साहब, तो जरा उसका ख्याल कर लेना। और वो जो पहले वाला काम था, उनके पहले वाला काम तो मैं तड़ा करता है, तो ये जनाब इसका ख्याल कर लेना। उसने कहा जी करता जी। अंदाजा करें कि नाअहलियों के फैसले जजों के ऊपर ये टेलीफोन के ऊपर करवाए जा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ ने एक जज से बात की है, इन्हें इस तरह के जज चाहिए। मुझे याद है कि एक इलेक्शन में मैं हमजा शहबाज से मिला, मैं कुछ इंटरव्यूज कर रहा था सियासतदानों की, तो मैंने हमजा शहबाज का इंटरव्यू भी किया। तो उसने वहां बैठे हुए लोगों के सामने ये बात की थी, और मैं गवाह हूं इस बात का कि एक MNA का इलेक्शन लड़ रहा था एक कैंडिडेट, उसके कागजात नामजदगी का रोला बन गया था। तो हमजा ने कहा जी मेरी जज से बात हो गई, आप बेफिक्र हो जाए, ये मामला, मैं पहले भी ये खबर दे चुका हूं। उसने कहा जी आप बेफिक्र हो जाए, मेरी जज से बात हो गई है, कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा।
अंदाज़ा करें नादरीन, इस तरह के जजेस इन्हें पसंद हैं और इस तरह के जजेस के साथ ये लोग कंफर्टेबल रहते हैं। नादरीन और भी चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। मेरे ख्याल में इस वीलॉग को हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं क्योंकि टाइम जो है वो लगभग 20 मिनट के पास हो गए हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस